आइए तो ओहो, एक काम करते हैं, जो भी अभी बनाए हैं उसी को पहले टेस्ट कर लेते हैं, नए को बाद में टेस्ट करेंगे हम लोग। एक और क्या बनाए थे उसको याद होगा, सबसे शार्प अभी उसी का दिमाग है, सबसे छोटा भी तो है। क्या था, एक और कैसा बनाए थे हम लोग? मान लो ये लास्ट वाला ही टेस्ट करें क्या? बाकी तो हम भी भूलते जा रहे हैं। क्या करना है बताइए? इस वाले के लिए क्या लॉजिक बनाए अपना, कब प्रिंट करना है कब छोड़ना है। तो ये बातें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी कि कब प्रिंट करना है कब छोड़ना है, कब ब्लैंक प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है यहाँ पे, और बाकी जगह पे क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है। तो हम लिखेंगे इफ, और कंडीशन क्या था जी अपना, कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 6 माइनस रो, एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एंड कॉलम इज लेस देन, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस रो। दो बार लिखाएगा यहाँ पे, या यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, हर जगह अलग अलग होता है। अगर लिखाएगा तो 2 बार लिखाएगा, और न लिखाएगा तो ऐसे लिखाएगा। पाइथन में एंड ऐसे लिखाता है। तो अगर ऐसा करना है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। आप प्रिंट किसे कर दो, जो भी प्रिंट करना है वो बात यहाँ पे बता दीजिए। स्टार को प्रिंट करना है और एंड दे करके स्पेस दे दीजिए, बस। ये लाइन चेंज नहीं हो करने देगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ से अब आपको क्या करना है, लाइन चेंज करने के लिए तो कोड ऑलरेडी आपने लिखा ही है। हाँ, एल्स वाला पार्ट नहीं लिखा है आपने कि कब खाली प्रिंट करना है, मतलब स्पेस भी तो प्रिंट कीजिएगा। अगर स्पेस नहीं प्रिंट कीजिएगा तो कुछ अजीब सा शेप बनेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। बनेगा तो कुछ बनेगा ही, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा। इसको हम बंद करते हैं, फिर से करते हैं, कुछ ऐसा आएगा। क्या हम लोग उम्मीद किए थे ऐसा शेप? नहीं। तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा, शेप फॉर्मेशन में स्पेस प्रिंट करना ज़रूरी है। अगर इसमें से स्पेस हटा देंगे तो कुछ अटपटा नहीं बन जाएगा। तो स्पेस भी बनाना है। और चूँकि ये टेबल है, ये ब्लैंक पेज है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट कर दीजिए किसको, कम से कम ब्लैंक का स्पेस तो प्रिंट कीजिए। हाँ, तो स्पेस यहाँ प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। अब स्पेस जब प्रिंट करें तो क्या लाइन चेंज हो? नहीं, लाइन चेंज ना हो। तो लाइन चेंज ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लगाना ज़रूरी है। और नहीं तो इसको अगर नहीं देते हैं तो यहाँ स्पेस दे दीजिए, एक ही बात है। अब रन करके देखते हैं। अभी भी प्रॉपर नहीं आया है। ओहो, ये तो बदलना ना पड़ेगा। सही बोल रहा है। अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कॉलम टोटल कितना है, 9, और रो कितना है, 5। तो रो तो ठीक है 5, लेकिन कॉलम कहाँ तक जाएगा, कॉलम जाएगा 9 तक, और बाकी सब चीज़ तो सही है। यस, गॉट इट। तो आपका लॉजिक एक बार बन गया तो फिर कोड लिखना मुश्किल है ही नहीं। अब सोचो कि अगर ये लॉजिक नहीं लिखे हुए रहते तो अभी उलझते कि नहीं उलझते, हम उलझते कि नहीं उलझते? अगर ये नहीं पता, एक तो एक नहीं आया, तो चूंकि 0 से काउंट हो रहा है तो यहाँ पे आपको 6 तक लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर चलिए रो बढ़ा देना पड़ेगा। बढ़ा, लेकिन 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 अब यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर 6 लिए तो क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना लेते हैं उससे कम तक जाता है ना। लूप का तो ये फंडा है, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। बताओ मुश्किल है कि इजी है? अब अगर मान लो इसकी जगह पे कोई बोल दे कि ऐसा पैटर्न चाहिए मुझे, 5 4 4 5 6 इस तरीके का, तो क्या चेंजेस करेंगे, गेस करो तो?
कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कॉलम के वैल्यू को प्रिंट कर दो। किसके वैल्यू को? कॉलम के वैल्यू को, क्योंकि ये किसका वैल्यू है? कॉलम का ही तो वैल्यू है। अब देखो एक सुंदर सा अलग पैटर्न बन जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब अगर कोई बोलेगा कि मुझे ऐसा चाहिए 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। यहाँ कॉलम की जगह किसको प्रिंट कर देंगे? रो को प्रिंट कर देंगे। तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो दिए थे पैटर्न, उसी को हम बता दिए, बाकी तो ट्राई कर सकते हो। अब ज़रा जेएस में आ जाते हैं। ये समझाने के लिए हमने रेफरेंस के तौर पे पाइथन को यूज़ किया कि इस तरीके का पैटर्न आप बना सकते हैं। मेन अभी मैं फिर से एक बार बोलूँगा, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड जो पैटर्न आपको मिले, आप खुद से जो पिक करो, सबसे पहला काम ये करो, ये सबसे पहला स्टेप टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। दूसरा ये देखो कि किस रो के किस कॉलम पे प्रिंट करना है। फिर उसका देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंडिंग कहाँ से हो रहा है। उसके बाद स्टार्टिंग के लिए एक लॉजिक देखो, एंडिंग के लिए एक लॉजिक बिल्ड करो। उसके बाद आप कंडीशन में उसी लॉजिक को पुट कर दो इनर फॉर लूप के बॉडी में, जहाँ प्रिंट कर रहे हो उसके जस्ट पहले। ये लॉजिक बनता है। अब इंटरनेट पे खोजोगे तो सेम चीज़ के लिए वो लोग 3 लूप का यूज़ करता है। अब 3 लूप यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगा, कहाँ पे कौन सा लूप ख़त्म करें, कहाँ शुरू करें। तो हम उस लूप के ऊपर जाएं, उससे अच्छा है कि हम इसके लिए लॉजिक एक बिल्ड कर लें, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। आगे बढ़ा जाए। आइए, तो इसको हम लोग अभी साइड करते हैं थोड़ी देर के लिए और अपने जावास्क्रिप्ट वाले पे आ जाते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को कर लें, आखिरी वाले को, कोई भी एक पैटर्न उठा के प्रिंट करवा लेते हैं जावास्क्रिप्ट में भी। तो यहाँ भी लूप लिखने का वही तरीका होता है, फॉर आई, और यहाँ बस एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा, लेट रो इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करो, 1 से, और रो इज लेस देन इक्वल टू क्या ले लो, मान लो इसके लिए कर रहे हैं तो इसके लिए कितना रो माने हैं, 5 न माने हैं, तो 5 ही सही है। उसके बाद क्या है, रो, हाँ बस इसी को कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा रुक जा। अब उसके बाद क्या करना है, एक और फॉर चलाएंगे इसके अंदर, लेट कॉल इक्वल टू 1 और कॉलम इज लेस देन इक्वल टू, कितना लिए हैं, कॉलम 9 तक जाएगा, सॉरी, और कॉल प्लस प्लस। अब आइए, अब मुझे करना क्या है, इसमें करना ये है कि इस वैल्यू को प्रिंट करना है। लेकिन अगर अभी डायरेक्ट हम ऐसा कर दें, यहाँ प्रिंट करने वाली बात, तो प्रिंट के लिए तो ऐसे लिख नहीं सकते, माय बैड। यहाँ पे मुझे या तो कंसोल पे प्रिंट कर लूँ या पेज पे ही प्रिंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या प्रिंट करना है, तो स्टार को प्रिंट करना है। अच्छा, और यहाँ स्पेस देना है, तो स्पेस मैनेज करना बड़ा आसान होता है, बस यहाँ पे आप स्टार लगा दीजिए। अब ये लाइन खुद ब खुद चेंज तो करता नहीं है, तो पाइथन वाला लॉजिक आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, बल्कि आपको करना क्या है, यहाँ पे आउटर फॉर लूप में लाइन चेंज करने वाला लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। तो लाइन चेंज करने के लिए फिर क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जावास्क्रिप्ट में लाइन चेंज करने का क्या लॉजिक है, तो HTML वाला जो टैग होता है BR, लाइन को ब्रेक करने का, वही यहाँ पे लगा दीजिए। तो BR को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या कोई दिक्कत? तो फॉर लूप का सिंटैक्स ये होता है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, मतलब शुरुआत कहाँ से, कंडीशन चेक करना है, इंक्रीमेंट करना है। ये आउटर फॉर है, उसके अंदर में हमने इनर फॉर लिखा, इनर फॉर में जो चीज़ें हमको प्रिंट करवानी थी वो हमने लिखा, आउटर फॉर में आकर के लाइन चेंज करने का कोड हमने लिख दिया। करेक्ट। अभी अगर हमने कोई भी यहाँ कंडीशन नहीं डाला है, तो एक्चुअल में कैसे बनेगा, 9 कॉलम और 5 रो का एक पैटर्न, हाँ एक स्ट्रक्चर हमें दिखना चाहिए।
ओके, लेट्स चेक इट। क्या बस एक बात पे मेरा भरोसा रखो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पिलर होता है वो होता है लॉजिक। उसके ऊपर काम करो तो सिंटैक्स तो कहीं से देखा भी जा सकता है, निकाला जा सकता है, सर्च मारा जा सकता है। थोड़ा सिंटैक्स चेंज होता है हर लैंग्वेज में, लॉजिक तो वही है। चाहे वो पाइथन यूज़ करो, चाहे जावा यूज़ करो, चाहे विजुअल बेसिक यूज़ करो, हर जगह वही मिलना है। तो एक बार लॉजिक बिल्ड करने पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया जाए एज़ कम्पेयर टू कि सिर्फ हम लोग कोड छापने पे ध्यान दें। अब इसके आगे हम लोग बढ़ें थोड़ा। अब सवाल ये है कि पैटर्न ऐसा चाहिए मुझे, वैसा नहीं चाहिए जो अभी दिख रहा है। क्या जी? तो मुझे कहाँ लॉजिक लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ना। क्या लिखना पड़ेगा? वही इफ, और क्या कंडीशन था अपना? इफ कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस रो ना, 6 माइनस रो एंड। तो एंड यहाँ ऐसे लिखते हैं, पाइथन में लिखे थे एंड डी एंड। ऐसे मोस्ट ऑफ लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखते हैं? एम्परसेंड ही लिखते हैं। और उसके बाद और क्या लिखना था? कॉलम लेस देन इक्वल टू 4 प्लस रो। और उसके बाद इसका क्या बनेगा? ब्लॉक हुए। और ये यहाँ से क्या होगा? बंद। करेक्ट। और एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे? अगर मैंने अभी एल्स पार्ट नहीं लिखा, कंट्रोल एस, वापस आते हैं, कैसा बन गया? ऐसा बन गया, क्योंकि स्पेस मैनेज नहीं कर पाए हम। स्पेस भी तो मैनेज करना था, ऐसा तो बनाना नहीं था। बनाना था कुछ और, बन गया कुछ और। बनाना था समोसा, बन गया कचौरी। चेंज कर लिया जाए। तो ये मेरी गलती है, बिकॉज हमने यहाँ पे ट्रू वाला पार्ट के तो हमने बताया कि कब ट्रू होगा, फॉल्स पे क्या करना है वो हमने बताया ही नहीं। तो फॉल्स पे करना क्या है? फॉल्स पे हमें प्रिंट तो करना है, लेकिन क्या प्रिंट करना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और स्पेस प्रिंट करने का कुछ लॉजिक होता है। क्या होता है? एम्परसेंड। क्या था? होता है एम, क्या था? NBSP। एक ही बार स्पेस देना है ना, तो एक बार एम्परसेंड NBSP यूज कर लेंगे। और ये सब चीज़ मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे तो कैरेक्टर कोड बोलते हैं इसको, कोड वहां से उठा लो। क्या? लेकिन हाँ ना 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 ना, ठीक है। 1 3 5 सब है, स्पेस मैनेज नहीं कर पाया है, स्पेस मैनेज नहीं हुआ। बाकी सब तो देखो ना, 1 3 5 काउंट करके देखो, 7 9 सही तो बन रहा है। ये स्पेस थोड़ा यहाँ जैसे और हट के आना चाहिए था। यही ठीक है। वो जो स्पेस दिए थे ना, जिसके कारण गड़बड़ हो रहा था, वो जो स्पेस दिए थे ना, उसके कारण पूरा उसका अलाइनमेंट चेंज था। बस यही करना था। एक सिंगल स्पेस यहाँ दिए थे, यहाँ 2 स्पेस दे दिए, यहाँ सिंगल स्पेस दिए थे, जिसके कारण चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। हाँ, अगर एक स्पेस और आपको देना हो तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो, या कोलोन देके ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एम्परसेंड NBSP। क्या परफेक्ट हो गया? हाँ,
तो थोड़ा कसक क्यों रह जाएगा? अब बिल्कुल सही है, स्पेस दे देना है। तो ये कभी मत सोचो, अभी शुरू में ये बात दिमाग में आया होगा कि सर तो जावास्क्रिप्ट में दिए हैं, पाइथन में बता रहे हैं। पाइथन में इसलिए बताए थे ताकि थोड़ा लॉजिक क्लियरली समझ में आए, और अगर सीखना हो तो सी लैंग्वेज में सीखें तो और ग्रास रूट पे क्लियरिटी वो मिलेगा कि लॉजिक कैसे लिखा जाता है, बिकॉज वहाँ कोई शॉर्ट हैंड नहीं, हर चीज़ को पूरा पूरा लिखना पड़ता है। हाँ, सी लैंग्वेज इसीलिए सभी को पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस वाले को, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो हर लैंग्वेज में अलग अलग शॉर्ट हैंड होता है, लेकिन वहाँ कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, किसी भी लॉजिक को लिखने का पूरा कोड आपको लिखना पड़ता है। तो इसीलिए उसको एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है हर बंदे को। चलिए, तो बाकी तो आप बना लेंगे, और रही बात इसमें 1 2 3 4 वाला, तो वो लॉजिक भी आप बस करना क्या पड़ेगा, यहाँ स्टार के जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, स्टार के जगह पे मैं कॉलम डाल दूं। अब अगर यहाँ करके देखूं तो चीज़ें अलग आएंगी, क्या मसला रहा? तो इस तरीके से आप पैटर्न के साथ खेल सकते हैं, और अगर एक बार पैटर्न के साथ खेलिए तो ये आप नहीं कह सकते कि आपको नेस्टेड लूप चलाना नहीं आता है, या आपको कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना नहीं आता है, क्योंकि देखिए इसमें हमने लूप भी यूज़ किया और क्या यूज़ किया, कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ किया या नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन लें। अच्छा, लेट num इक्वल टू नंबर फ्रॉम, क्या पूछना चाह रही बता? कॉलम रो दोनों हैं? काहे नहीं चलेगा? एक को स्टैटिक रखो, एक को डायनेमिक रखो, तुम्हारी मर्जी कि किसको फिक्स करना है या किसी को फिक्स नहीं रखना है, दोनों को डायनेमिक लेना है। इंटर कॉलम काउंट, नंबर फ्रॉम इंटर रो काउंट। काउंट छोटा लग रहा है, गलत लिखे हैं क्या? इंट रो काउंट। अब कोई मसला नहीं होने वाला, अब बस करना क्या है कि यहाँ वेरिएबल को बदल देना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपैरिजन 5 से नहीं होगा, कंपैरिजन यहाँ किससे होगा? रो से होगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ भी रो पूरा लिखा हूँ वहाँ करने वाला हूँ आर, जहाँ भी रो लिखा हूँ वहाँ आर कर दूँ, और जहाँ भी कॉलम लिखा हूँ उसको कर दूँ सी। अब ये चेंजेस करेंगे। कंपैरिजन कहाँ से होगा? तो 1 से शुरू करो और कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू रो तक। और उसी तरीके से कॉलम कहाँ से स्टार्ट है? वो 1 से, और कहाँ तक जाएगा? लेस देन इक्वल टू कॉल तक। ये डायनेमिक बनाना हो गया। अब पहले यहाँ 5 या 9 लिख रहे थे तो क्या था? फिक्स था, स्टैटिक था, लेकिन अब ये फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे मैं फिर से स्टार को ही डाल दूँ, यस। बाकी कोई चेंजेस नहीं। अब लेकिन ये काम नहीं करेगा, अगर ज़्यादा डालेंगे तो पैटर्न थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि 6 तो इस काउंट के हिसाब से लेके चले थे ना हम लोग। फिर भी चलो रन करके देखते हैं क्या पूछ रहा है। इंटर, हाँ इंटर क्या आना चाहिए? हाँ अब सही है। इंटर कॉलम काउंट। मान लो कॉलम काउंट कितना डालता हूँ मैं? 9। पहले सही डालता हूँ। रो काउंट क्या डालता हूँ? 5 डालता हूँ। रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, परफेक्टली आएगा। सही है।
अब मैं चेंज करता हूँ, कॉलम काउंट घटा के क्या कर देता हूँ, कॉलम काउंट कर देता हूँ 7, कॉलम काउंट कितना 7, और रो काउंट कितना करता हूँ 4। काम कर रहा है, थोड़ा गड़बड़। अच्छा फिर से अगर आ जाऊँ तो कॉलम काउंट कितना दिया है 7, और रो काउंट कितना दे रहा हूँ 5। अब कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से ही ना काउंट करके हम लोग पैटर्न निकाले थे, इसलिए चीज़ें गड़बड़ हो रही है। अब अगर हम डालते हैं यहाँ पे 6, कॉलम काउंट कितना 6 और रो काउंट कितना 4, ऐसे आ रहा है। ये बेसिकली 5 तक न जाना चाहिए था, तो कॉलम काउंट रो के हिसाब से क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 5 पे क्या जा रहा है, 9 जा रहा है, मतलब 4 अधिक है, तो 4 पे कहाँ तक जाएगा, शायद 4 पे 7 तक जाएगा। 4 पे कहाँ जाएगा 7 तक, तो 4 और 7 का डाल के देखे क्या, कॉलम काउंट 7, ये कितना डाला जाए, अगर ये 8 डाल रहा हूँ और ये डाल रहा हूँ 4, अब परफेक्ट आएगा। और अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 7 कॉलम काउंट और ये डाल रहा हूँ रो काउंट कितना 3, ये भी परफेक्ट आएगा। तो तुम यही डायनेमिक ही ना बनाना चाहते थे, हाँ? मतलब स्पेस को क्या डायनेमिक करेगा, जब आप कोई पैटर्न बना रहे हो तो इसलिए तो समझाए थे कि पैटर्न के लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, उसके बाद उसके हिसाब से देखिए कि कितने रो कॉलम्स है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। नहीं तो एक सिनेरियो ले लीजिए कि अगर कॉलम इतना ले रहे हो तो रो आपको इतना ही लेना पड़ेगा, तब ना होगा कि ज़बरदस्ती। हर चीज़ का एक पैटर्न है, उसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितने इनपुट चाहिए तो पहले से डिफाइंड है। तो अगर कॉलम काउंट आप ले रहे हो 9 तो रो काउंट कितना लो, 5 लो। कॉलम काउंट अगर 4 ले रहे हो तो ये रो काउंट अगर 4 ले रहे हो तो कॉलम काउंट 8 लो। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन रहा, कल करके लाना, अभी हो जाएगा कि थोड़ा अचानक। मुझे प्राइम नंबर पता करना है, कोई नंबर मैं डालूं तो बता दे कि वो प्राइम है या नहीं। इसमें भी लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों का बेहतरीन यूज़ है। और पाइथन जब पढ़ाए होंगे तो हम शायद बताए भी होंगे, तो यहाँ भी बना सकते हो आप लोग। हाँ, प्राइम नंबर जो 1 और सेल्फ से डिविजिबल हो, उसी को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। चलिए आगे कुछ पढ़ा दें। ये तो लूप की कहानी थी, कुछ पैटर्न की कहानी हमने किया। अच्छा मान लो कि हमने एक एरे बनाया लेट बुक्स, और हमने यहाँ पे कुछ बुक्स का नाम डाल दिया, जैसे कल भी हमने बताया था, पाइथन, जावा, जेएस, पीएचपी, रूबी, इस तरीके से। अब मैं क्या चाहता कि इन सारे बुक्स को प्रिंट करो। तो प्रिंट करने के लिए क्या तरीका होगा? एक तरीका तो ये होगा कि मैं क्या करूं, अगर सभी को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे, राइट या कंसोल डॉट लॉग और किसको प्रिंट कर दो। एक तरीका ये हो गया। रन करके देखें, मेरी कार आया तो पुराने बात पूछ रहा है अभी तक। हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था।
मुझे एक पहले पाइथन चाहिए, फिर जावा चाहिए, फिर जेएस चाहिए, फिर पीएचपी चाहिए, फिर रूबी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मुझे एक एक एलिमेंट को 1 बाई 1 प्रिंट करना है, एक साथ प्रिंट नहीं करना है। ये पूरा थीम है किसका? लूप का। तो ये क्वेश्चन भी किससे सॉल्व होगा? लूप से। लेकिन इस हाँ, तो इसके लिए एक खास लूप हम लोग यूज़ करेंगे। हाँ, तो कोई नहीं, हम लोग ऐसे नहीं प्रिंट करना चाह रहे, यही ना हमारा कंसर्न है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर की इन बुक्स, फॉर की इन बुक्स। माय बैड, ये तो हम पाइथन वाले स्टाइल में लिख दिए थे। फॉर की इन बुक्स मतलब बुक से एक एक एलिमेंट को उठा और कहाँ डालते जाओ। फॉर इन बताए थे ना, देखो शायद मैंने कहीं लिखा भी होगा। अच्छा, इसमें ढूंढ रहा हूँ मैं, मेरी गलती। कहाँ ढूंढना है मेरे को? है अब यहाँ प्रिंट कर लेते हैं फॉर की इन बुक्स। एक एक एलिमेंट उठाओ, और अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ किसे प्रिंट कर दो? की को, तो क्या प्रिंट होगा? ये आप लोग के लिए थोड़ा अटपटा होगा कि क्या प्रिंट कर दिया? इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर दिया उसका। क्या प्रिंट किया? इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बुक्स, क्या लिखूँ? बुक्स। अब बुक्स का क्या प्रिंट करो? की। अब अगर मैं देखूँ तो क्या वैल्यू प्रिंट हो रहा है? यस। अरे यही तो चाहिए था मुझे। लेकिन लाइन हर बार क्या करना ही है? लाइन हर बार चेंज कर देनी है। तो लाइन चेंज करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? एज सिंपल BR लगा दो। यही तो चाहिए था मुझे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर इन लूप का यूज़ करके एरे से एलिमेंट्स को क्या कर सकते? निकाल सकते और उसको कहाँ रख सकते? किसी वेरिएबल में, किसी, और उसी वेरिएबल के थ्रू हम या तो उसके इंडेक्स को भी उठा सकते या उसके वैल्यू को भी उठा सकते। इसका मतलब हो गया कि बुक के 0 इंडेक्स के वैल्यू को, बुक के 1 इंडेक्स के वैल्यू को, बुक के 2 इंडेक्स के वैल्यू को उठाओ। क्या होपफुली कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होना चाहिए। अब आओ, अब हम लोग डायरेक्ट एक बड़े टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बचे हुए आधे घंटे में, जिसका नाम है फंक्शन। क्या नाम है? और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं वो भी क्या है? राइट क्या है? फंक्शन ही तो है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बोला जाता है ब्लॉक ऑफ कोड को। अगर कोई नहीं भी पहले पढ़ा है, हर जगह पढ़े, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि मान लो पाइथन नहीं पढ़ी है किरण, मान लो रणवीर नहीं पढ़ा है, ये भी तो है। तो नहीं पढ़ा है तो उन लोगों को बदले के चलते हैं। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन है ब्लॉक ऑफ कोड। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब है? सोचो कि अगर मुझे कोई काम करनी है और उतना काम करने के लिए, अब जैसे कि मुझे इसी को प्रिंट करना था तो मुझे 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा ना। तो क्यों नहीं 4 लाइन के कोड के जगह पे मुझे 1 लाइन का कोड लिखना पड़े? क्या 1 लाइन का कोड लिखना पड़े और मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दूँ इस तरीके से फंक्शन, और फंक्शन का जो भी नाम मुझे देना है, मान लो कि फंक्शन का नाम हमने देना है प्रिंट एरे। प्रिंट एरे ये भी तो दे सकते थे।
प्रिंट एरे। और उसके बाद इसका हम क्या बना लेते, ब्लॉक बना लेते, और इस ब्लॉक को कहाँ एंड कर देते, इस ब्लॉक को यहाँ पे मान लो एंड कर लेते। नहीं, अब सोचो कि ये जो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा है, इस मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को मुझे ना लिखना पड़े और इतने लाइन के जगह पे सिर्फ मैं कितना लिख दूं, एंड भी हो गया। क्या बात है, सिट्टू का टाइमिंग कितना सही था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये था कि फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड को फंक्शन बोलते हैं, दैट इज यूज टू परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्शन, परफॉर्म अ set of action by using a single keyword instead of writing multiple lines of code again। अगर मान लो कि एक प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोजेक्ट में मुझे किसी काम को करने के लिए 10 लाइन या 50 लाइन या 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, और उस काम को सेम प्रोजेक्ट में और अदर प्रोजेक्ट में बार बार मुझे करने हैं, तो बार बार अगर मुझे मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना पड़े, उसके जगह पे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, एक सिंगल वर्ड यूज़ कर लें। इससे कि हमारा क्या होगा, टाइम भी बचेगा, मेमोरी भी बचेगा, एरर के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि हमेशा तो हमारा दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है। हमने एक बार फंक्शन बना के रख लिया तो उसी फंक्शन को हम लोग अलग अलग पर्पज से अलग अलग टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो वही बात मैंने लिखा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, जस्ट हैव टू यूज अ सिंगल वर्ड, एंड दैट सिंगल वर्ड इज नथिंग बट फंक्शन। अब रही बात कि फंक्शन के फायदे क्या हैं, तो मोटा मोटी सबसे बड़ा फायदा क्या दिख रहा है, पता क्या दिख रहा है, तुम चारों लोग बताओ, ये लोग तो सीनियर मोस्ट हैं, पता ही नहीं। सबसे बड़ा फायदा क्या है फंक्शन यूज करने का? हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये है कि सेम सेट ऑफ कोड्स को हम बार बार लिखने के बजाय सिर्फ यूज कर सकते हैं, बार बार लिखना हमको नहीं पड़ेगा। तो इसको एक सिंगल वर्ड में बोला जाता है प्रोग्रामिंग में, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड्स, एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हो। इसको एक और स्टैंडर्ड टर्म दिया गया है, WORA। WORA, जावा इसको बहुत एडवर्टाइज भी करता था। राइट वंस, रन एनीवेयर, राइट वंस, रन एनीवेयर, WORA। एक बात और है, प्रोग्रामिंग वालों के लिए गाइडलाइन दिया गया है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मतलब शॉर्ट में इसको बोला जाता है ड्राई, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। मतलब सेम सेट ऑफ कोड्स को अगेन एंड अगेन लिखना ये गलत हैबिट है प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम सेट ऑफ कोड्स को आप बार बार लिखने के बजाय एक फंक्शन बना लो और जितनी बार जरूरत हो उस फंक्शन को कॉल करते चलेगा। तो फंक्शन बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक कोड को आप बार बार कहीं भी यूज कर सकते हो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका मेमोरी भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, एरर के भी चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि आप फंक्शन जब बनाएंगे तो सोच समझ के बनाएंगे। बाकी आपको यूज करते वक्त बहुत सोचने समझने और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉल कर लेना होगा। तो फंक्शन क्या होता है, क्या फायदे है, ये तो समझ में आ गया। अब फंक्शन कितने तरह का होता है तो हमने इसका भी बात किया था ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन।
अब कौन कौन सा दो तरह का फंक्शन होता है? पहला फंक्शन क्या है? यूज़र, या चलो बात करते हैं यूज़र डिफाइन का, क्योंकि हमें फंक्शन बनाना सीखना है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जब हम फंक्शन को बनाएंगे तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा, और जो फंक्शन पहले से बनाया है वो क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। अब जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन में हम राइट को यूज़ कर रहे हैं, अलर्ट को यूज़ कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट को यूज़ कर रहे हैं, कन्फर्म को यूज़ कर रहे हैं, सेट टाइम आउट को यूज़ करेंगे, सेट इंटरवल को यूज़ करेंगे, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को यूज़ करेंगे। बहुत सारा फंक्शन है, उन सब की बात करने वाले हैं हम लोग। मैथ का बहुत सारा फंक्शन होता है, रैंडम होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग OTP जनरेटर वगैरह का प्रोजेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, और उन सारे फंक्शन को भी पढ़ेंगे जो प्री डिफाइंड है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। तो जब कोई फंक्शन प्रोग्रामर बनाए तो उसे क्या कहेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन छोटा लग रहा है कुछ, सही है? दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। जब प्रोग्रामर किसी फंक्शन को डिफाइन करेगा अपने प्रोजेक्ट में इन तो उसे क्या कहेंगे? यूज़र डिफाइंड। अब यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग फेज़ होता है इसका। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फेज़ ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन का फेज़ कितना होता है? ना, देयर आर 2 or 3 फेज ऑफ अ फंक्शन। बता सही रही हो, लेकिन वो दूसरे का नाम है। फेज ऑफ फंक्शन कहने का मतलब पहला जो फेज होता है वो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा जो फेज होता है वो होता है फंक्शन डेफिनेशन। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन। और तीसरा जो होता है फेज उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल। अब इसमें से ये हर जगह नहीं चलता है। ये जो नियम कानून के बड़े तगड़े लैंग्वेज है ना, लाइक जावा, वहाँ चलता है। C++ वहाँ चलता है। यहाँ आप सीधा क्या कर सकते हो? फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। यूँ करो कि अगर फंक्शन को बस हमने डिक्लेयर किया है कि हाँ ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, तो उसको बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। लेकिन जब उसका हम बॉडी डिफाइन किया कि इसमें क्या होना है तो उसको बोलेंगे डेफिनेशन। और जब उसको यूज़ करना होगा तब उसे हम कॉल करेंगे, तो ये कहलाएगा फंक्शन कॉल। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहीं ऐसा लिख करके छोड़ दिया, जैसे हमने लिख करके छोड़ दिया फंक्शन सम और बस नथिंग, यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया, इसका कोई ब्लॉक नहीं बनाया, तो क्या है ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। लेकिन अब मैंने क्या किया, उसी फंक्शन को फंक्शन सम, उसके बाद मैंने इसका ब्लॉक बनाया, और ब्लॉक में जो काम करना है मेरे को वो हमने किया। जैसे कि मान लो हमने यहाँ क्या किया, कुछ भी A+B या जो भी मेरी मर्जी, मैंने वो सारा काम किया, तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन डेफिनेशन। और कॉल में क्या होता है? बस मुझे यहाँ पे सम को बुला लेना है, ये क्या हुआ? फंक्शन कॉल। तो कोई भी पूछे कि फंक्शन का फेज कितना होता है तो क्या बोलेंगे? 3 फेज होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। आप इसमें से सिर्फ किसको हटा सकते हैं? नहीं, डिक्लेरेशन को हटा सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ भी होता है। तो सिर्फ हटाया किसको जा सकता है? डिक्लेरेशन को आप हटा सकते हैं, डेफिनेशन को या कॉल को नहीं हटाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट बात अपर्णा अभी बता रही थी उसी की बात हम लोग करते हैं। तो फेज़ की बात हो गई कि फंक्शन कितने चरण में बनेगा। जैसे अभी भी चरण की बात हम लोग एक इलेक्शन में देख सकते थे, कितने चरण में हुआ, कितने फेज़ में इलेक्शन हुआ। तो उसी तरीके से फंक्शन कितने फेज़ में यूज़ होगा? 3 फेज़ है। इसमें से एक फेज़ को आप हटा सकते हैं, बट 2 फेज़ तो रिक्वायर्ड है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट का। टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट, कितने तरह का आर्गूमेंट होता है?
तो बोलेंगे हाँ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, ये बता रही थी। बताओ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इन अ फंक्शन, कोई भी बता देगा, जो सी लैंग्वेज में पढ़ा है वो भी बता देगा। ना ना, दो तरह का, फॉर्मल और दूसरा क्या होता है, ये मत सोचो कि गलत बताएंगे या गलत हो जाएगा तो हो जाएगा। एक्चुअल, इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े जगह पे कुछ भी बोल देते हैं, उनको डर नहीं होता है कि लोग क्या बोलेगा क्या सोचेगा, तो हम लोग क्यों डरे। अच्छा टाइप बता रही थी, तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट किसे बोलते हैं। देखो यहाँ जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा x, y, तो ये जो आर्गुमेंट है ना, और आपने मान लो कि यहाँ पे लिखा z इक्वल टू x प्लस y, और उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ किसको राइट कर दिया, z को राइट कर दिया। चलो ये पूरा एक स्टेटमेंट ही बना दिया, जो वैलिड भी है, रन भी कर जाएगा। अब ये वाला जो है, और मैंने यहाँ कॉल करते वक्त क्या किया, 5 और 8 डाल दिया। तो ये जो 5 और 8 है, ये क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट है। कॉलिंग के टाइम में जो आर्गुमेंट पास होता है उसको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्गुमेंट रिसीव करते हैं वो क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट। तो क्या बोलोगे, आर्ग्यूमेंट याद रहेगा पढ़ना। फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो क्या है, वो है एक्चुअल आर्गुमेंट, और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्गुमेंट यूज करते हैं वो क्या है, वो है फॉर्मल आर्गुमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, तो ये तो हो गया कि कितने तरह का फंक्शन होता है, 2 तरह का, यूजर डिफाइंड और प्रीडिफाइंड। अब उसका फेज कितना होता है, तो 3 फेज होता है। आर्गुमेंट कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक और बात आती है कि कितने तरह का फंक्शन कॉल होता है, कितने तरह का। अभी हर जगह हालांकि नहीं होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक वाइडर एस्पेक्ट में बात करें तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल पूछा जाएगा इंटरव्यू में। टाइप ऑफ फंक्शन कॉल, तो क्या बोलिएगा, अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, और 2 तरह का फंक्शन कॉल कौन है, पहला है कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा क्या होता है, ये सुना हुआ है आप लोगों का दीपू के अलावा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त सिर्फ वैल्यू पास करते है ना, क्या बोलेंगे, पासिंग वैल्यू एट फंक्शन कॉल, और इसको क्या बोलेंगे, पासिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू एट फंक्शन कॉल। जब आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो और उस समय आप वैल्यू के बजाय उस किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पास करते हो, तो इसे क्या कहते हैं, कॉलिंग बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अब एक एग्जांपल से समझें इसको, कि समझ में आ गया यहाँ तक। हाँ, नहीं ना आया, नहीं समझ में आया, अब बताते हैं सर। देखिए, मान लो कि यहाँ आपने क्या किया,
एक वेरिएबल ले लिया लेट x इक्वल टू 5, सही है। फिर आपने क्या ले लिया, लेट y इक्वल टू, या चलिए एक ही लेके चलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको एक फंक्शन के थ्रू चेंज कर दें, इस x को चेंज कर दें, इस x को चेंज करें एक फंक्शन के द्वारा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया और जिसका नाम रखा चेंज x। रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब एक वैल्यू यहाँ रिसीव होगा, मान लीजिए कि a के रूप में, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसका ब्लॉक बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। अब थोड़ी चीज़ों को तो सही है, अब जो भी लिखना है इसके अंदर में लिखेंगे। अब क्या किया जाए, यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, अच्छा इसको कॉल करना है। अब तो कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, कॉल करने के लिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज और x, और इसमें क्या पास कर देते हैं हम, इसमें हम x को पास कर देते हैं क्या, तो इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू पास किया है। क्या पास किया है? अब होगा क्या, x का वैल्यू a में रिसीव होगा, और आप क्या करेंगे, यहाँ किस में रिसीव हो गया, a में रिसीव हो गया। और आप यहाँ पे इसके बाद क्या किए हैं, x इक्वल टू, x को ही करना है आपको, और जो अपडेट करके करना है x इक्वल टू आप क्या कर देंगे a, x इक्वल टू क्या, तो इसका वैल्यू किस में आ गया, x में आ गया। तो ये हुआ कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ता है, एड्रेस पास करना पड़ता है। मतलब मैं x का एड्रेस पास कर रहा हूँ, ना कि x का वैल्यू पास कर रहा हूँ। लेकिन एड्रेस को रिसीव करने के लिए एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल चाहिए होता है, जिसको पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ जो चेंजेस होगा, मुझे इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गया होगा खाली लिख करके जो सी लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, पॉइंटर पढ़े हैं, और नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बट इतना याद रखिए कि हम वैल्यू पास नहीं करना चाह रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त। तो अभी इसको कॉल बाय वैल्यू नहीं बोलेंगे, अब ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉलिंग का दो, अब इसका रिजल्ट हम कल दिखाएंगे कि अभी हम फिर सी लैंग्वेज में घुसे नहीं, पहले डिफाइन कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। बट बिलीव मी बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिए कि कितने तरह का कॉलिंग होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय, जब हम कॉल करते वक्त सीधा वेरिएबल का नाम लिख दें या कोई वैल्यू पास कर दें तो बोलेंगे कॉल बाय वैल्यू। लेकिन जब वेरिएबल के नाम के जगह पे उसका एड्रेस पास करें, एड्रेस पास करने का हर जगह अलग अलग तरीका होगा, सिंटैक्स अलग हो सकता है। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब हम वैल्यू के जगह एड्रेस पास करें एज अ आर्गुमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल बाय रेफरेंस बोलेंगे। हाँ कहाँ पे, डबल, अच्छा डबल स्टार, हाँ करते हैं। पाइथन की बात कर रही है, किस में, सी लैंग्वेज में? हाँ नहीं आया ना, जैसे मान लो कि तुमको नाम लिखना होगा, तो पहले दादाजी का नाम लिखी, फिर पापा जी का, फिर अपना नाम लिखी। पापा जी को लिखना होगा तो दादाजी का नाम लिखेंगे, फिर अपना नाम, मतलब वो अपने पापा जी का और अपना नाम लिखेंगे। तो वही हुआ, उसको बोलते हैं पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। ना समझ में आया ऐसा कुछ है ही नहीं, चलो इजीली समझ में आएगा। अभी एक पॉइंट और लिख लें, उसके बाद हम समझाते हैं। अब एक पॉइंट और बाकी जो रह गया उसको मैं लिख ही लूँ, उसके बाद समझते हैं। क्या वो एक पॉइंट बाकी रह गया अपना,
अच्छा लगेगा, बता रहे हैं क्यों। आगे बढ़ते हैं, तुमको तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत है अभी। क्या दी, अब क्या करना है इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, पहला हुआ कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कितने तरह का होता है, फंक्शन का कितना फेज होता है, फंक्शन में आर्गुमेंट कितने तरह का होता है, फंक्शन कॉल कितने तरीके से होता है। अब नेक्स्ट जो और लास्ट पॉइंट बचता है कि एक फंक्शन का क्या नेचर होगा, क्या नेचर ऑफ अ, ये तो सब लोग बता देगा मुझे लगता है। हाँ, फॉर नेचर ऑफ अ, बोले ना, सब बता देगा ये। फॉर नेचर ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का चार में से कोई एक नेचर हो सकता है। पहला क्या हो सकता है नेचर, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, मतलब तो ना कुछ लेगा ना कुछ देगा। मान लीजिए कोई आपने फंक्शन कॉल किया, सपोज आपने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से, FUCTION फंक्शन, फंक्शन का नाम रखा आपने, चलो फन ही रखा, हटाओ। अब इसने ना कोई आर्गुमेंट लिया ना कोई आर्गुमेंट दिया, बस इसने क्या किया, कौन ऐसे बस प्रिंट कर दिया। बताओ, ये ना तो कुछ ले रहा है ना यहाँ बॉडी में कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है, तो समझ लो कि ये टेक नथिंग रिटर्न नथिंग है। ना तो यहाँ कोई आर्गुमेंट पास हुआ है ना इसके बॉडी में कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है, तो क्या बोलेंगे, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरा, तो सेकंड टाइप क्या होगा, टेक, चलो हम बदल देते हैं आपकी बात, टेक समथिंग और कहाँ जा रहे हो, एंड रिटर्न नथिंग, मतलब कुछ लेगा तो लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, फंक्शन मान लीजिए सेम ही रखते हैं हम, टेक समथिंग, मान लिया जाए कि इसने क्या किया, एक्स लिया, और उसके बाद इसने क्या किया, console डॉट लॉग, और इसमें एक्स को प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, एक्स को प्रिंट कर दिया। इसका क्या नेचर है, क्या बोलेंगे, एक टेक तो कर रहा है कुछ, लेकिन एक कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न करता तो यहाँ रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ रहता है इस ब्लॉक के अंदर। क्या समझ में आ रहा है, अरे सुना हुआ भी होगा पहले से। फिर क्या हो सकता है, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, ये भी एक टाइप हो सकता है। बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, फंक्शन, और क्या है ये, और ये इसने कुछ इनपुट भी लिया और उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है। मान लो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया x इंटू एक्स को, तो ये किस नेचर का है, टेक समथिंग, कुछ ले भी रहा है और कुछ रिटर्न भी कर रहा है। एक और बच गया ना, हाँ, टेक नथिंग रिटर्न, इसका क्या एग्जाम्पल होगा, फंक्शन फन, एक फंक्शन बनाया हूँ, टेक नथिंग, कुछ भी नहीं ले रहा है, सही है, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न मान लो कि ये हबनेट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये टेक समथिंग रिटर्न समथिंग टेक नथिंग नेचर का ही हो गया। तो ये चार नेचर हो सकते हैं। अब रही बात फंक्शन में, इन सभी को बना के एक बार देख लिया जाए, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उसको देखना है। अगर उन फंक्शन का यूज़ सीख लिए तो बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लें, अब अगर मान लो कि आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो, कुछ देर के बाद वहाँ देखते हो कि एक साइन अप का फॉर्म आता है, कुछ सेकंड के बाद, तुरंत नहीं आता है,
ऐसा नहीं कि साइट हमने खोला इमीडिएटली हमारे पास साइन अप फॉर्म आ गया, नहीं। तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, सेट टाइम आउट, कि इतने सेकंड के बाद या इतने मिली सेकंड के बाद हमें कोई फॉर्म शो करवाना है, इतने मिली सेकंड के बाद हमें कोई पॉपअप देना है, इतने सेकंड के बाद कुछ मैसेज हमें प्रॉम्प्ट करना है, जो भी चीज़ें करनी है एक सर्टेन टाइम के बाद, वो आप सेट टाइम आउट फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, उसके थ्रू आप कर सकते हो। बट ये सब प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कल से। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ प्रोग्रामिंग के सबसे निचले पैदान पे और सबसे कहा जाए प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के ऊपर, जहाँ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है और कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय, अगर कोई पूछे कि पाइथन में कॉल बाय रेफरेंस होता है क्या, बोलेंगे ना, नहीं होता है, अलाउड ही नहीं, बिकॉज वहाँ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉल बाय रेफरेंस के लिए पॉइंटर चाहिए। अब इन सब को बंद करना है। ये सोच रहे हो कि ये क्या ब्लू ब्लू स्क्रीन आ गया है, तो मैं बता दूं ये कुछ नया चीज़ नहीं है। ये एक कैसे आप पाइथन के लिए या VS कोड यूज़ कर रहे हो ना, तो VS कोड क्या है, आईडी है। तो सी लैंग्वेज के लिए यूज़ होने वाला, C++ के लिए यूज़ होने वाला एक आईडी है जिसका नाम है टर्बो सी, बहुत पुराना है। अब यहाँ सबसे पहले मुझे एक प्री प्रोसेसर लिखना पड़ता है। प्री प्रोसेसर के साथ एक कमांड यूज़ करना होता है जिसको बोलते हैं इंक्लूड। इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड है, हैश जो है वो प्री प्रोसेसर है। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना होता है हेडर फाइल, जिसको इंपोर्ट करना है। उस हेडर फाइल का नाम क्या है, हेडर फाइल stdio.h। उसके बाद क्या लिखेंगे, conio.h। ये दूसरा हेडर फाइल होता है। इसके अंदर सारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है, इसके अंदर सारा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, लेकिन हम जो भी फंक्शन कॉल करें उन सबको रन करवाएं। तो मेन मेथड होता है C++, पाइथन सब के पास, वही हमारे द्वारा कॉल किए गए फंक्शन को इंटरनली कॉल करवाता है। हम लिख दें यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं हो जाएगा, उस फंक्शन को इंटरनली कॉल कौन करता है, मेन ही कॉल करता है। इसलिए इसका नामों रख दिया है मेन। मेन बोले तो सबका मुखिया है ना। अब उसके बाद मुझे स्क्रीन को क्लियर करना हो तो CLR SCR ये मेथड होता है यहाँ पे। अब मुझे स्क्रीन को होल्ड करना है जब तक कि हम इंटर ना दबा दें या कोई बटन ना दबा दें, तो गेट CH होता है सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा हमारा ये है कि मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है x और x में वैल्यू है 5। एक दूसरा मेरे पास वेरिएबल है वो है y और y में है हमारे पास 10। कोई दिक्कत? अगर अभी हमें इसको प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है printf। जैसे document.write कैसे है, स्क्रीन पे प्रिंट कर लिए, पेज पे प्रिंट कर। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ x बिफोर स्वैपिंग, और यहाँ जो वैल्यू होगा वो उसका टाइप देना होता है। इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ क्या लिखना होगा %d, और क्या है उसका x के वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। अब उसी तरीके से चलो ये तो प्रिंट कर दे, उसके बाद लाइन चेंज कर दो, या चलो आगे में लाइन चेंज करेंगे, सेमीकोलन। अब दूसरे वैल्यू को प्रिंट करना है तो यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा प्रिंट f, और वही चीज़, लेकिन लाइन चेंज करवा देना है। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ /n से लाइन चेंज हो जाता है, वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग, और क्या देंगे यहाँ भी %d, और उसके बाद क्या देंगे y, इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि x का वैल्यू y में और y का वैल्यू x में चला जाए, स्वैप हो जाए। स्वैप तो समझ रहे हो ना? हाँ। अब जैसे इसमें पानी है और एक में मान लो जूस है, तो हम चाहते हैं पानी वाला जूस में आ जाए, जूस पानी वाले बोतल में चला जाए। तो इसके लिए एक फंक्शन हम बनाते हैं। तो फंक्शन बनाएंगे बाद में, अभी हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ हम क्या पास कर देते हैं, x, y को, और हम उम्मीद करते हैं कि वैल्यू स्वैप हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब फिर हम प्रिंट करते हैं किसको, वैल्यू ऑफ, माय बैड,
स्लैश इन पहले लगा देते हैं, वैल्यू ऑफ x बिफोर, हाँ बिफोर नहीं ना, क्या होगा आफ्टर ना, आफ्टर स्वैपिंग %d नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कंपाइलर को कि किस टाइप के डेटा को हमें प्रिंट करना है। और उसी तरीके से यहाँ कुछ छोटा हो गया है, printf /n वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग, क्या देंगे यहाँ %d, और उसके बाद क्या देंगे y। क्या ये काम करेगा? अभी नहीं करेगा, क्योंकि स्वैप नाम का कोई फंक्शन है नहीं। अगर रन करेंगे तो सीधा एरर आएगा, बोलेगा कि स्वैप शुड हैव अ प्रोटोटाइप, मतलब स्वैप नाम का फंक्शन या तो डिफाइन कीजिए या इंपोर्ट कीजिए। तो फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हम मेन से बाहर आ जाते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो मेन से बाहर जाओ। अब फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे पहले रिटर्न टाइप लेते हैं, तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा तो क्या देंगे वॉइड। अब फंक्शन का नाम क्या लेंगे स्वैप, फंक्शन का नाम क्या लेते हैं स्वैप। अब 2 आर्गूमेंट रिसीव करेगा ये, तो आर्गूमेंट रिसीव करेगा तो मान लो a,b ले लेते हैं, a,b लेते हैं। उसके बाद क्या बनाएंगे इसका ब्लॉक। अब मुझे करना है क्या, यहाँ ये करना है कि a का वैल्यू x का वैल्यू में किस में गया है a में, और y का वैल्यू किस में गया है b में। तो a वाला वैल्यू b में और b वाला वैल्यू a में कर दें, यही ना चाहते हैं हम। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके अंदर x और y नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फंक्शन है और ये जिस ब्लॉक में लिखा गया इसके बाहर से इसको यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम ऐसे तो लिख ही नहीं सकते कि x में b कर दो, x में b कर दो और y में a कर दो, ऐसा तो हम लिख ही नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो एरर आएगा, बड़का एरर, बोलेगा ये क्या है, ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, क्या ऐसा कर सकता हूँ कि a में b का वैल्यू डाल दो और b में a का वैल्यू डाल दो। हाँ, अब कोई एरर नहीं रहेगा, लेकिन एक एरर है। ओह माय बैड, पाइथन आदत ख़राब कर दिया है। इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक टाइप तो है नहीं, इसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा आपको कि ए और बी का डेटा टाइप क्या होगा। एक एरर और है कहीं, सेमीकोलन छोड़े हुए हैं, तुरंत पनिशमेंट। जावास्क्रिप्ट में ऐसा इतना टाइट सिक्योरिटी है नहीं, चला। लेकिन ये क्या, खोदा पहाड़ निकली मरीच हुई है। इतना कोड लिखवा लिया फिर भी स्वैप तो हुआ नहीं। आप ध्यान से देख लो कि जो x का वैल्यू बिफोर स्वैपिंग था वही आफ्टर स्वैपिंग भी है, तो स्वैपिंग तो हो ही नहीं पाया, जबकि यहाँ तो हम दिमाग लगाए थे। रीज़न क्या है समझना इस बात को। रीज़न ये है कि यहाँ मुझे एक थर्ड वेरिएबल ले लेना चाहिए था। एक थर्ड वेरिएबल ले लेते, मान लो टेम्पररी के लिए टेम्प ले सकते थे। हाँ, क्यों नहीं ले सकते थे, टेम्प ऐसे ले लेते। अब यहाँ मुझे लॉजिक क्या लगाना पड़ता, यहाँ हम लॉजिक लगा देते कि टेम्प में a का वैल्यू रख दे। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कर, a तो खाली हो गया तो a में b का वैल्यू रख दे। अब b खाली हो गया तो b में किसके वैल्यू को रख दो। तो आपको लग रहा होगा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये चेंजेस हो कहाँ रहा है, वो ये चेंजेस सिर्फ यहाँ पे हो रहा है a और b के बीच, लेकिन एक्चुअल में मुझे कहाँ चेंज कर देना है, x और y में। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब हम यहाँ पे वैल्यू ना पास करके क्या करेंगे, ये क्या है अभी, क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। ऐसा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कि चल रहा है, आप देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ेगा, और कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ एड्रेस ऑफ, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, शायद अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे। क्या पढ़ना है, रिकॉल कर पा रही होगी तो बताओ। अभी एक एरर आने वाला है। एरर ये आएगा
ये बोलेगा कि जब आप एड्रेस पास कर रहे हो तो हम एड्रेस एक्सेप्ट करने में सक्षम ना है। अगर आप एड्रेस पास कर रहे हो तो हम एड्रेस को एक्सेप्ट करने में कैपेबल नॉर्मल वेरिएबल, ये जो है एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। ऑर्डिनरी वेरिएबल कोई एड्रेस नहीं होल्ड कर सकता, तो एड्रेस होल्ड करने के लिए एक स्पेशल वेरिएबल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंटर। अगर अभी रन करोगे तो एरर आने वाला है आपका। पढ़िए, कैन नॉट कन्वर्ट इंट इनटू पॉइंटर टू इंट। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो जब आप यहाँ एड्रेस पास कर रहे हो तो एड्रेस रिसीव कौन कर सकता है? पॉइंटर वेरिएबल। इसको पॉइंटर बनाने के लिए क्या लगाएंगे? और यही पूछ रही थी ना काजल कि क्यों लगाए हैं, इसलिए ताकि इस ए और बी को एक ऑर्डिनरी वेरिएबल से एक पॉइंटर वेरिएबल बना दें। पॉइंटर वेरिएबल और ऑर्डिनरी वेरिएबल में फ़र्क ये होता है कि ऑर्डिनरी वेरिएबल कोई वैल्यू को रखता है, जबकि पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। अब रन करेंगे, अभी भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसके पहले क्या लगाओ? स्टार लगाओ, यहाँ भी स्टार लगाओ, यहाँ भी स्टार लगाओ। और टेम्प एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, इसके लिए इसकी वजह से इसके पहले स्टार लगाने की गलती भी नहीं करना। अब देखो और जश्न बनाओ, यही चाहते थे ना। तो ये पावर है कॉल बाय रेफरेंस का। अब चूंकि हमारे पास वेराइटी है तो कौनों लैंग्वेज बोलोगे उससे हम एग्जांपल सेट करके बता देंगे। आगे बढ़े। अब एक सवाल था उसका, एक कि डबल स्टार लगाते हैं, वो इसको पल्ले नहीं पड़ता है। नहीं, हाँ, डबल स्टार लगाने पे पल्ले नहीं पड़ता है। उसका जवाब सुन लो, रिकॉर्डिंग में तो है ही सारी चीजें। कीजिए आप लोग समय दे करके, जब दिक्कत आएगा तो पूछिएगा। आइए, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये होता है सी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम का। जी हाँ। अब मान लो कि एक हमने वेरिएबल बनाया x में वैल्यू रख दिया 5, सही बात है। अब मुझे x का एड्रेस उठाना है। x का क्या उठाना है? एड्रेस उठाना है। एड्रेस उठा लेंगे तो वैल्यू भी उठा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंट स्टार p इक्वल टू क्या? एड्रेस ऑफ x, ऐसे लिखा। मतलब x का एड्रेस किस में रख लो? p में रख लो, क्योंकि p एक पॉइंटर वेरिएबल है इसलिए। अब मैं क्या करता हूँ, p का एड्रेस मुझे रखना है। किसका एड्रेस रखना है? p का एड्रेस रखना है। तो मान लो 5 किलो का बच्चा है, उस 10 किलो का बचवा 5 किलो वाले को टांग लेगा। अब 10 किलो वाले बचवा को 10 किलो वाला नहीं टांग पाएगा, उसको 20 किलो वाला बचवा टांग पाएगा। तो पॉइंटर का लेवल होता है, ये है फर्स्ट लेवल है। अब सेकंड लेवल, अगर डायरेक्ट मान लो कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, q इक्वल टू अगर मैं लिखूँ यहाँ पे p, q इक्वल टू क्या लिखूँ? p। अब रन करके देखो, कोई आउटपुट नहीं। अगर वही मैं लिख रहा हूँ एड्रेस ऑफ p, एरर आ गया। अब आप इसको नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि p का एड्रेस अगर q में रखना है तो q का लेवल क्या होना चाहिए? 2। इसको बोलते हैं पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। क्या बोलते हैं? पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। अब रन करो, कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर मान लो कि q का एड्रेस मेरे को रखना है, सपोज मुझे q का एड्रेस रखना है और q का एड्रेस r में रखना है, तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं r इक्वल टू एड्रेस ऑफ q? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि q मान लो 10 किलो का है तो r को हमको क्या बनाना पड़ेगा? 20 किलो का बनाना पड़ेगा, मतलब इसका लेवल 3 रखना पड़ेगा। अब रन करके देखो, कोई इशू नहीं।
और सी लैंग्वेज जो पढ़ता है, ईमानदारी से पूछो तो उसको 3 गो चैप्टर सबसे टफ लगता है। पॉइंटर ना पढ़ाए तो डीए में तो घुसेगा नहीं दिमाग में, क्योंकि पूरा पॉइंटर वेस्ट होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, चाहे कैलोक है चाहे मैलोक हो। अब जब ये नहीं समझ में आया तो फाइल हैंडलिंग उसको और नहीं समझ में आएगा, वहां भी पॉइंटर का यूज होना है। तो पॉइंटर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में से एक माना जाता है सी का, लेकिन है नहीं, माना जाता है। बताने वाला कितना आसानी से बताए ये मैटर करता है। टेक्निकल भाषा में बहुत नहीं बात करेंगे, नहीं तो फिर वो किताब में जैसे उलझते वैसे उलझ जाए। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं आर के थ्रू किसको एक्सेस कर सकता हूँ? एक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो आर के थ्रू मैं पी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो आर के थ्रू मैं क्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्यू के थ्रू किसे किसे एक्सेस कर सकता हूँ? तो क्यू के थ्रू पी को कर सकता हूँ और एक्स को कर सकता हूँ। लेकिन पी के थ्रू किसे एक्सेस कर सकता हूँ? मैं सिर्फ एक्स को कर सकता हूँ। और एक्स के थ्रू सिर्फ एक्स को और किसी को। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।